साथ जाओ। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ठीक, तो पहला हेडिंग डालो, पहला हेडिंग फिजिक्स। पढ़ रहा हूं सेल सेल सेल। हेडिंग पहला है सेल। जो पाठ पढ़ रहे थे गधा, तुमको यही ना मालूम है। देखो आगे, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति जो किसी परिपथ में, जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर, विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर, विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर आवेश को निरंतर प्रवाहित होने देता है, आवेश को निरंतर प्रवाहित होने देता है, सेल कहलाता है। ठीक, चलो इधर देखो, सब शांत हो जाओ। इधर देखो, चलो। तो सेल क्या होता है जी? एक ऐसी युक्ति जो किसी परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर कर देता है, विभवांतर को कांस्टेंट कर देता है, विभवांतर को स्थिर करके आवेश को क्या करता है? निरंतर प्रवाहित होने देता है। उसको हम लोग कहते क्या हैं? उसको हम लोग कहते हैं सेल। यह हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है, उसको हम लोग कहते क्या हैं? सेल। ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स की भाषा में कुछ दूसरा बोलेंगे। बात समझ में आया? ठीक, देखो हम लोग आज बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे यहाँ पर। इस चैप्टर संबंधित वैद्युत चालन बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब देखो ध्यान से इधर, चलो सबका ध्यान भी देना चाहिए। क्या क्या सब चीज़ें होती हैं हम लोग विस्तार समझते हैं। चलो, ये है कोई सेल। अब ध्यान समझो, 10 मिनट लिखना उखना बंद करो, सब लोग एकदम आराम समझो। ए है कोई सेल। अब देखो सेल के अंदर होता क्या है, किसी सेल के अंदर क्या होता है। अगर मान लो ए है सेल, हम इस सेल को बैटरी से जोड़ दिए। क्या किए? बैटरी से जोड़ दिए, तो करंट का फ्लो मतलब बना दिएगा। ठीक, एक मिनट। चलो, एक करंट का फ्लो हो रहा है ना जी। जब करंट का फ्लो क्या होगा? ऐसे आ रहा, परिपथ में आया। कहाँ आया? परिपथ में। और परिपथ में क्या लगे? इलेक्ट्रोड। क्या लगे हैं? अब देखो परिपथ में होगा क्या? ये जो सेल बनाया गया है, अगर हम सेल के बाहर परिपथ में बात करें, जो सेल होता है सेल के बाहर, किसी सेल के बाहर जो करंट का फ्लो होता है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की होता है। बहुत ध्यान समझना। किसी सेल के जो बाहर, सेल के हम बाहर बात करें, सेल के बाहर जो करंट का फ्लो होता है वह हाई पोटेंशियल टू क्या होता है जी? लो पोटेंशियल
Cl, यानी हाई पोटेंशियल का कहने का मतलब ही है प्लस से माइनस की, किधर आता है, प्लस से माइनस की ओर। प्लस से किसी सेल के बाहर जो करंट का फ्लो होता है वह प्लस से माइनस की ओर। प्लस को हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल और लोग क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल क्या बोलेंगे, माइनस, यानी माइनस हम लोग क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। लेकिन जो किसी सेल के अंदर होता है, जो किसी सेल के अंदर क्रिया होती है, उसमें जो करंट का फ्लो होता है सेल के अंदर, वह होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को। ध्यान समझाना है, बहुत मेन चीज है, ठीक। अगर हम सेल के अंदर की बात करें, सेल के अंदर, सेल के अंदर, अगर हम सेल के अंदर की बात करें, सेल के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वह किधर होता है, लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से क्या होता है, टू हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी माइनस से प्लस की ओर, यहां लिख लेना, प्लस से माइनस की ओर। इसमें क्या हुआ, ये बहुत मेन चीज है, आगे बड़ा काम देगा है। इसमें क्या होता है जी, माइनस से प्लस की ओर। इतना पहले समझो। चलो, किसी सेल के बाहर जो करंट का फ्लो होगा वह किधर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और किसी सेल के अंदर जो करंट का फ्लो होगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। दिखा भी रहे हो, देखो, अरे भैया एनोड है, पढ़े हो दो सेल, एक रासायनिक सेल, अपघटनी सेल। रासायनिक सेल में तुम लोग पढ़े हो एलोन, क्या पढ़े हो, एलोन ना जी, लोन का, वही बात है, लोन का आंसर क्या पढ़े हो, लोन, लोन का आंसर। यह मतलब क्या होता है, लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है, येलो, अच्छा ठीक ठीक। लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सी, और ऑक्सीडेशन जिधर होता है क्या होता है, एनोड। और एनोड कैसा होता है, ये किसके लिए बात हो रहा है, ये बात हो रहा है विद्युत रासायनिक सेल। अब घटनी सेल में पढ़ते पूरा इसको उल्टा होता है ना जी, जो एनोड होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, हाँ, इस समझ में आ चुके तुमको। अब आगे देखो, तो मान लो ये विद्युत अपघटनी सेल है, तो इसमें क्या होता है, अपघटनी सेल में जो करंट का फ्लो होता है बाहर बाहर जो करंट का फ्लो होगा वह क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और हम बात करें सेल के अंदर, क्या बात करें, सेल के अंदर वह करंट का फ्लो किधर होता है, यानी माइनस से, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। इतना बात समझ में आया। अब आगे समझो यह मैटर क्या है। अगर हमको किसी परिपथ में, मान लो इस सेल के अंदर, इस सेल, अरे भैया अगर कोनो विद्युत अवघट के अंदर से कोनो करंट का फ्लो हो रहा है, तो जब इस विद्युत अवघट के विलयन से करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आएगा, तो इस विद्युत अवघट क्या करेगा, धारा के मार्ग में कुछ रुकावट पैदा करेगा। क्या करेगा जी, यानी यह विद्युत अवघट सेल के अंदर जब करंट का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा, तो जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर हुआ, तो यह जो विद्युत अवघट का विलयन है, यह जो इलेक्ट्रोलिटिक विलयन है, वह क्या करेगा, यह जो करंट आएगा उसके मार्ग में कुछ रुकावट पैदा करता है, कुछ अवरोध पैदा करता है, ठीक। उसी अवरोध को हम लोग कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। फिर से हमने बोला किसी सेल के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, जब करंट का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर विद्युत अवघट के विलयन में होगा, जब करंट इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, यह विद्युत अवघट का विलयन धारा के मार्ग में क्या करेगा, कुछ रुकावट पैदा करेगा। और उसी रुकावट को हम लोग फिजिक्स में नाम देते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और देखो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या समझ में आया, सेल के अंदर जो रुकावट पैदा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मैं लिख रहा हूं, यानी जो AR है, अगर हमको किसी विद्युत परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध को दिखाना है तो हम विद्युत वाहक बल के बगल में, एक है विद्युत वाहक बल, इसके बगल हम लोग क्या दिखा देंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक क्या है, R क्या है,
सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल आर से। तो आर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एकदम ध्यान से समझना है, चैप्टर बहुत मेन है, टॉपिक कोई बहुत मेन है और बड़ा खतरनाक टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। बस 1 घंटा रहा समझो पूरा, ठीक। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो, तो जो सेल के अंदर रुकावट पैदा हुई उसको हमने क्या बोला? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। लेकिन सेल के बाहर जो रुकावट पैदा होता है उसको हम लोग कहते हैं बाह्य, क्या कहते हैं? बाह्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रतिरोध। और ये है बाह्य प्रतिरोध, यानी बाहर जो रुकावट पैदा हो उसको हम लोग क्या बोले जी? बाह्य प्रतिरोध। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, बाह्य प्रतिरोध। सेल का बाह्य प्रतिरोध है, सेल का बाह्य प्रतिरोध। चलो पहले एकदम लो लेवल बात कर रहे हैं। फिर से किसी अपघटनी सेल है, अपघटनी सेल में जो करंट का फ्लो होता है बाहर हाई पोटेंशियल से, अंदर लो पोटेंशियल से, यानी माइनस से प्लस की ओर। अंदर जब विद्युत अपघट का जो मैं विलयन बनाया हूं, अभी समझो, अगर विलयनवा बहुत गाढ़ा है, विलयन गाढ़ा होने मतलब ही है, तुम समझो ऐसे, अगर सड़क बहुत पतली हो, तो क्या उस पर सड़क पर गाड़ियां तेज चल पाएंगी? नहीं। अगर ये विद्युत अपघट का जो विलयन बहुत गाढ़ा रहेगा, तो गाढ़ा होने की वजह से इसमें रुकावट क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर यही विद्युत अपघट का विलयन क्या होगा जी? पतला रहेगा, तो उसमें आयन ज़्यादा मात्रा में डेवलप होंगे, और जितने ज़्यादा मात्रा में आयन डेवलप होंगे उसमें करंट का फ्लो भी क्या होगा? उतना ही, यानी रास्ता चौड़ा हो गया, हाईवे बन गया। क्या बन गया? हाईवे। अब बताओ हाईवे क्या होता है? हथवा छोड़ चलाते हैं, चल रहा है, ठीक, भगवान भरोसे, ठीक। तो यही बात है, अब समझो, बोलो मत। जब करंट का फ्लो इस विद्युत अपघट के विलयन में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा, तो यह विद्युत अपघट का विलयन क्या करता है? धारा के मार्ग में कुछ रुकावट पैदा करता है। उस रुकावट हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो, यहां से करंट आया मान लो, फिर ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे जो करंट गया, तो सेल के बाहर भी बाह्य परिपथ में क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट होता है, और उस रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? अब आगे देखो, इतना बात समझ में आया। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम लोग दिखाते हैं किसी विद्युत वाहक बल के साथ। इसको हम लोग ऐसे दिखाते थे। ये क्या है? मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसको हम दिखाते हैं डैश 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 डैश। मतलब ये क्या लगाया गया है? किसी परिपथ में क्या लगा दिया गया जी? आंतरिक प्रतिरोध। इतना समझो आप। अब समझो मैटर क्या है। जैसे ये सब होता क्या है, अब हम कहाँ बनाए, देखो इधर ध्यान से। जैसे मान लो सरकार है, कोई सरकार बात नहीं कर रहा, मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है। कितना रुपए है? 100 रुपए। सरकारें मान लो सरकार गरीबों के लिए 100 करोड़ रुपए क्या की? किसी गांव के विकास के लिए भेजी। वहां से बिल पास हुआ संसद भवन में। बहुत ध्यान समझना। कितना रुपए? उस गांव के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए। बोलो मत, शांत रहो। 100 करोड़ रुपए पास हुए। कितने पास हुए? उस गांव के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए पास हुए संसद में। अब जब वो गांव में पहुंचेगा, तुम बताओ संसद महोदय क्या वो पूरा 100 करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए लगाएंगे? इतना बड़ा अगर संसद महोदय ईमानदार बन जाए ना, धरती कहाँ से कहाँ पहुँच जाए इंडिया, ठीक। हाँ, तो संसद महोदय क्या करेंगे? इस 100 करोड़ में से 15-20 करोड़ अपने पास क्या करेंगे? मान लो बहुत ज़्यादा रखेंगे, चले जाएंगे जेलों, वो है वो। तो मान लो मैं मोटा मार रहा हूँ, संसद महोदय 20 करोड़ क्या किए अपने पास? पहले साल में 1 गाड़ी, दूसरे साल में 3 गाड़ी, चौथे साल में 8 गाड़ी, 4 महीने साथ में चल रहे हैं। ये होता है सांसदों का नियम। इधर देखो आगे, तो 20 करोड़ रुपए क्या किए? अपने जेब में रख लिए। और 80 करोड़ रुपए क्या किए? मैं थोड़ा मारो, ईमानदार थे थोड़ा बहुत। 80 करोड़ क्या किए जी? 80 करोड़ गांव के डेवलपमेंट के लगाए, और 20 करोड़ अपने पास रख लिए। अब बहुत ध्यान समझना, कितना लॉजिकल चीज है। जब हम कोई सेल को मार्केट से लाते हैं, फिर से, जब हम किसी सेल को मार्केट से लाएं
और सेल को अभी हम किसी परिपथ में नहीं लगाए हैं, यानी अभी हम उस सेल से कोनो कार्य नहीं किए हैं। जब सेल से कोनो कार्य नहीं किया गया है, उस कंडीशन में सेल द्वारा जितना बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। फिर से, यानी संसद भवन में 100 करोड़ रुपए पास हुए गांव के लिए, तो 100 करोड़ रुपए क्या है, उसके लिए पूरा क्या है, विद्युत वाहक बल हुआ। लेकिन वह 100 करोड़ रुपए जब गांव तक पहुंचा, गांव के विकास के लिए पहुंचा, तो 100 करोड़ ना पहुंच कितना पहुंचा जी, 80 करोड़। और उसी 80 करोड़ को, यानी जब कोनो परिपथ, यहाँ परिपथ ओपन है, ओपन यानी खुला है, अभी हमने परिपथ में कोनो लोड नहीं लगाया, उस कंडीशन में हमको सेल से जितना बल प्राप्त हुआ उस बल को हम लोग कहते क्या हैं, यानी सेल द्वारा जितना कार्य किया गया। फिर से, जब हमने मार्केट से कोई नया सेल लाया, मार्केट से कोई नया सेल लाया, तो उस सेल की जितनी कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वह कितना काम कर सकता था, स्टार्टिंग में कितना काम कर सकता था, 100 का मान लो, 100 वोल्टेज कितना मान लो तुम, इसमें मान लो 100 वोल्ट कितना मानना, 100 वोल्ट, इसमें कितना मानना, चलो वह पूरा सेल जो था वह 100 वोल्टेज का विभवांतर डेवलप कर सकता था जब नया था। लेकिन जब मैंने उसको लोड में परिपथ में लगा दिया, वह 100 वोल्टेज के बजाय जो यह बल्ब जल लग रहा है, इस बल्ब में हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है। जब नया सेल था तो नया सेल कितना हमको विभवांतर डेवलप कर रहा था, 100। तो 100 जो था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। और 80, जो 80 है, अब प्रॉब्लम है 80 क्यों हुआ, 80 क्यों हुआ, 20 कहाँ गया। तो देखो, जब कोनो विद्युत परिपथ होता है, एक कोई विद्युत अपघट्य है, सेल नया था तो उसका विभवांतर कितना था, 100 वोल्टेज। लेकिन जैसे मैंने उस बैटरी को परिपथ में लगा दिया, अब क्या होगा, बैटरी के अंदर और बैटरी के बाहर, बैटरी के अंदर भी रुकावट पैदा होगा और बैटरी के बाहर भी क्या होगा, रुकावट पैदा होगा। उसी रुकावट के कारण उस बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज खत्म हो जाएगा, 20 वोल्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। और उस बैटरी को यूज में लेने पर, यानी परिपथ को हमने ओपन नहीं किया, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो परिपथ जब क्लोज हो गया हो, उस कंडीशन में सेल से हमको जितना, सेल द्वारा जितना काम किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर। फिर से, कोनो सेल को, किसी भी सेल को यूज करने से पहले, किसी भी सेल को यूज करने से, अभी मैंने उसमें कोई परिपथ, कोई लोड नहीं लगाया है, तो किसी भी सेल को यूज करने से पहले उसके द्वारा, यानी सेल द्वारा जितना ऊर्जा डेवलप किया जा सकता है, जितना कार्य किया जा सकता है, उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। और जब मैंने परिपथ में किसी सेल को लगा दिया, किसी परिपथ में किसी सेल को लगा दिया, यानी परिपथ अब क्या हो चुका है जी, परिपथ बताओ ओपन क्लोज, अब परिपथ हो चुका है क्लोज, यानी परिपथ में करंट का फ्लो होने लगा। और जब परिपथ में करंट का फ्लो होने लगेगा तो परिपथ के अंदर और परिपथ के बाहर धारा के मार्ग में कुछ रुकावट पैदा होगा, और उस रुकावट कारण कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस कंडीशन में परिपथ को क्लोज करने से जो हमको विभव मिला, जो विभवांतर मिला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर। यानी 100 करोड़ रुपए गांव के डेवलपमेंट के लिए आए थे, और आए कितने गांव में, 80। तो जो 100 करोड़ रुपए था पूरा वो क्या था, विद्युत वाहक बल। कितना विकास किया गया, 80। तो 80 क्या है, टर्मिनल विभवांतर। और 20 क्या है जी, परिपथ में जितना बीच वाले लोग खाए, मिनिस्टर मिनिस्टर सांसद मानसद जितना क्या किए, खाए, वही क्या है, 20 क्या है, उसका आंतरिक प्रतिरोध है, रुकावट है। अब इसमें दोनों मिला सकते हैं, या तो आंतरिक प्रतिरोध भी आ सकता है, या तो बाह्य प्रतिरोध भी। आया समझ में, अब समझो ध्यान से। मतलब हमने यहाँ लिखा है, पहला परिभाषा लिखा है सेल का विद्युत वाहक बल, बहुत ध्यान समझना। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में, अब इसका मतलब क्या है, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जितनी ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है, उसको हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आगे देखो, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए, चाहे हम कहें सेल द्वारा जितनी ऊर्जा व्यय हुई और कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते हैं क्या जी, ऊर्जा।
या हम कह सकते हैं यही को, जो ऊर्जा व्यय हो रही है, यानी सेल को जितना कार्य करना पड़ा, और कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, चाहे हम कहें जितना ऊर्जा व्यय हुई या हम कहें जितना कार्य करना पड़ा, उसी को हम लोग कहते क्या है। कब? जब मैंने मार्केट से सेल ला दिया, अभी उसको यूज में नहीं लाया, उसकी एफिशिएंसी कितना थी, उसकी क्षमता कितना थी, तो कितना थी टोटल 100 थी। उसकी एफिशिएंसी कितना थी टोटल 100 थी। लेकिन जब मैंने उसको परिपथ में लगा दिया तो क्या हमको 100 देगा? वो कभी नहीं देगा। कुछ क्या करेगा, अंदर वाले उसको चाट जाएंगे, खत्म कर जाएंगे। तो जो चाट गए, खत्म कर गए, वो लोग क्या होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध होते हैं। और जो मिला हमको लास्ट में वो क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर। मैंने लिखा हुआ है, जब कोई सेल, अब ऐसा समझना, जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ का मतलब क्या है जी, अभी हमने सेल को यूज में नहीं लिया है, यानी नया नया सेल है। जब कोई सेल खुले परिपथ में होता है, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को हम लोग कहते क्या हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। यानी कोई बैटरी है, अभी वह खुले परिपथ में है, यानी वह परिपथ क्या है जी, ओपन है, यानी कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में सेल के दोनों टर्मिनलों, अच्छा क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई सेल है, क्या बनाऊं मैं, इधर देखो, एक कोई सेल है, सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक। एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है नेगेटिव। तो जब तुम मार्केट से नया नया सेल लाए, अभी सेल को यूज में, अरे ऐसे गधा समझो, कोई टार्च है, अभी तुमने मार्केट से सेल को ला लिया, मार्केट से तुमने सेल को ला लिया और सेल को तुमने टार्च में भी लगाया नहीं, तो वह सेल कितना कार्य कर सकता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ये ऐसे बोल दो, जब सेल क्या हो, जब सेल खुले परिपथ में हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों यानी प्लस और माइनस के बीच जो अधिकतम विभवांतर था, अंतर था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। मान लो यहाँ पर वोल्टेज था, कितना था 50 वोल्ट, कितना था 50, यहाँ पर कितना था, मान लो यहाँ पर था 60, यहाँ पर कितना था 50, तो इनके अंतर हम लोग क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। अरे भैया करंट का फ्लो कब होगा, जब एक मिला का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा, एक मिला क्या होगा, अगर दोनों मिले बराबर है, कभी करंट का फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में जो हमको विभवांतर अधिकतम मिलेगा, अभी मैंने यूज नहीं किया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक। सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आया, नहीं समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर जो डेवलप हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। अगला क्या है, सेल का टर्मिनल विभवांतर। ये क्या होता है, अब मैंने सेल को परिपथ में लगा दिया, यानी मैंने सेल को टार्च में लगा दिया, सेल को मैंने टार्च में लगा दिया। अब बताओ, जब टार्च में लगा दिए तो कार्य होने लगा ना जी, जब काम होगा तो सेल के अंदर और बाहर क्या होगा, कुछ रुकावट पैदा होगा, और उस रुकावट के कारण हमको मिलना चाहिए 100, लेकिन मिला कितना 80, और उसी 80 हम लोग क्या बोलेंगे, आ रहा है ना। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में, मैंने आंतरिक नहीं बोला है, एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने से सेल द्वारा इतनी ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है। उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल का टर्मिनल विभवांतर। या ऊर्जा को हम लोग कहते हैं जितना कार्य करना पड़े, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, सेल का टर्मिनल विभवांतर। यहाँ से ना समझ में आता, यहाँ लिखा गया है जब सेल क्या हो, अच्छा बंद परिपथ मतलब क्या है, अब हम सेल से कोई काम, सेल को काम में ले रहे हैं, सेल को काम में ले रहे हैं। अब गांव का निर्माण हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। जो जब सेल बंद परिपथ में क्या हो, जब सेल बंद परिपथ में होता है, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर क्या था, अंतर था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल का टर्मिनल। ये बताओ, सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वह विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, कम होगा, हमेशा ही कम होगा। बहुत रेयर केस में क्या होगा जी, बराबर हो। क्यों, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा ना, वह हमेशा टर्मिनल विभवांतर से क्या होगा, अधिकतम ही होगा। देखिए तुम लोग, यहाँ तक कुछ पल्ले पड़ा, किसी कोई दिक्कत, फिर से एक बार
देखो यार, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब कोई सेल नया हो, यानी अभी हमने उसको यूज में नहीं लाया, यानी सेल जब खुले परिपथ में होता है, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों यानी एनोड और कैथोड, पॉजिटिव और, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर का जो अंतर था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। और हमने जब सेल को किसी परिपथ में लगा दिया, वह सेल कुछ काम करने लगा, यानी परिपथ क्या हो चुका है जी? परिपथ हो चुका है बंद। उस कंडीशन में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों यानी एनोड और कैथोड के बीच का जो विभवांतर होगा, अंतर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और सेल का, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर। और सेल का टर्मिनल विभवांतर लगभग बोल रहा हूँ, लगभग वह सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होगा? बहुत कम ही ऐसे सांसद होंगे जो 100 करोड़ दिए गए विकास के लिए 100 करोड़ लगाएंगे, हो जाएंगे राजा हरिश्चंद्र, तब हो जाएंगे। देख ही नहीं हो, कम नहीं होता तो जो सांसद महोदय थे वहाँ पहले गरीब थे, फिर 5 साल में 25 गाड़ी चलने लगी, वैसे नहीं बन जाते हो, ये रीजन है। बताओ कोई पल्ले पड़ा? अब देखो, बोलो मत, इनके 100 वोल्ट, बोलो मत, इस 100 वोल्ट और 80 वोल्ट के बीच जो 20 वोल्ट खत्म हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बोलो मत, यानी जब किसी परिपथ में करंट का फ्लो होने लगा, तो करंट का फ्लो होने से इस विद्युत अपघट्ट के विलयन द्वारा धारा के मार्ग में कुछ रुकावट किया जाता है। उस रुकावट को हम लोग कहते क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसी आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही हमको 100 वोल्ट से कितना मिला हुआ है। अगर रुकावट ना होता कितना मिलता जी? अरे भैया ऐसे समझो, जहाँ पावर प्लांट होता है, मैं बात कर चुका हूँ, जहाँ पावर प्लांट होता है वहाँ पर 36 kV लाइट पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। क्या उसी 36 kV यानी 36,000 वोल्टेज को किसी हम शहर में भेजेंगे, क्या 36,000 वोल्टेज कोई जीवन पहुँचेगा? कभी नहीं पहुँचेगा। फिर से, अगर हम किसी पावर प्लांट में 36,000 वोल्टेज लाइट पैदा करें, बनाएं, और उसी 36,000 वोल्टेज को हम लाइट को शहर में सप्लाई कर दे, जो 100 किलोमीटर दूरी पर शहर है, क्या हुआ? 36,000 वोल्टेज ही शहर में 36,000 पहुँचेगा? कभी नहीं पहुँचेगा। क्यों? इसीलिए जहाँ करंट बनाया जाता है, जहाँ बिजली बनाई जाती है, वहाँ लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, स्टेप बनाया 36,000, उसको करता है क्या? स्टेप अप द्वारा उसको कन्वर्ट कर देता है 90 kV में, 1.5 लाख, कितना? 150 kV यानी 1.5 लाख वोल्टेज, उसको इतना कन्वर्ट करता है, तब जाके क्या होता है? शहरों में 80 kV 60 kV तब जाके इतना पहुंचता है। पर पैदा किया वहाँ पर 36, यहाँ पहुँचते आया 25 है। चलना चाहिए पंखा सही हाँ, नागिन डांस कर रहा है उसी में, नहीं समझे? मार दाड़ो है, अभी मारने वाला, अभी मारा नहीं है, बूढ़ी ऐसे हो गई, ऐसे नहीं समझे हमारी बात? ये होता है तब, समझो ना, इसलिए उसको क्या कहता है? बढ़ाया जाता है। आ रहा समझ में? कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा है? उतारो इसको पहले। चलो अब तुम्हारे भाषण में लिखवाएंगे हम। पहला ही डालो, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, इसी को हम लोग शॉर्टकट कहते हैं EMF। ठीक, लिखो अपनी भाषा में परिभाषा। पहले, किसी सेल को काम में ना लेने पर, किसी सेल को काम में ना लेने पर, अर्थात खुले परिपथ में खुला परिपथ का मतलब समझ रहे हो ना? क्या? कैसा सेल? पुराना का नया का?
अर्थात खुले किसी सेल को काम में ना लेने पर अर्थात खुले परिपथ में उसमें कई सिरे होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव और एनोड और लिखो कहता है अर्थात खुले परिपथ में उसके दोनों सिरों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्मिनलों। अर्थात खुले परिपथ में उसके दोनों सिरों यानी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल 4 परिभाषा हो गई, 1 ठो यहाँ 3 ठो यहाँ कहते हैं। इसे EMF से प्रदर्शित करते हैं। इसे EMF से प्रदर्शित करते हैं। रुके रहो। किसी सेल को काम में ना लेने पर अर्थात खुले परिपथ में उसके दोनों सिरों, ये हम क्या कहें? टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। आ रहा है? हाँ, वही चीज ये थोड़ा सी यहाँ लिखी गई है। जब सेल खुले परिपथ में होता है, नया अभी उसको खोले नहीं है, ठीक होता है, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर, चाहे कहें इलेक्ट्रोड चाहे कहें टर्मिनल, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच या दोनों टर्मिनलों के बीच अधिकतम विभवांतर को, या थोड़ी लिख रहे ना, मध्य अधिकतम नाम जोड़ देना सही रहेगा, क्योंकि अधिकतम मिलेगा ना जी। हाँ, अधिकतम विभवांतर को हम लोग क्या बोलेंगे? उस सेल का विद्युत वाहक। अब तो आगे होगा ना, इसको लिख करके तीनों परिभाषा यहां से लिखो, अथवा करके लिखो सब। चलो आगे लिखो। सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर इंग्लिश में लिखेंगे जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल लिखा गया बगल में, लिख लिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। पहले अपनी भाषा में देखो, इधर क्या लिखोगे? देखो, लिखो मत, सबका ध्यान इधर। बताओ क्या लिखो, बताओ। किसी सेल को काम में लेने पर कि ना लेने पर? क्या हटाएंगे? किसी सेल को काम में लेने पर, अर्थात खुला कि बंद? जब काम ले रहे हो, पंखा चल रहा है, खुला परिपथ नहीं है, बंद है, यानी बंद परिपथ में। किसमें? तो जहां था ना मिटा दिए, और जहां था खुला वहां लिख दिए। पूरा परिभाषा वही हो गया। क्या लिखोगे? मध्य, अधिकतम नहीं, न्यूनतम लिखोगे नहीं। मध्य विभवांतर को क्या बोलोगे? आया कि नहीं आया? सेल का टर्मिनल, उतार फटाक से, सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये तुम्हारी भाषा में है। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक। इसे शायद इफ दिखाते हैं, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतार फटाक से। तो किसी सेल को काम में लेने पर अर्थात बंद परिपथ में उसके दोनों सिरों यानी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर हम लोग क्या बोलेंगे जी? टर्मिनल विभवांतर, ठीक। हाँ,
एक परिभाषा यहाँ पर, 3 परिभाषा यहाँ पर। रुके रहो एक मिनट, रुके रहो। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हूँ? जब सेल, वही बात है ना, जब सेल बंद परिपथ में होता है, यानी परिपथ चालू है, परिपथ में करंटवा बह रहा है, परिपथ में करंटवा चल रहा है, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को क्या बोलोगे? टर्मिनल। आ रहा है ना? उधारो अगर लिखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। परिभाषा लिखो, फिर समझाते हैं। जब किसी सेल में विद्युत धारा, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अवघट्ट, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अवघट्ट के विलयन द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाता है। इस आंतरिक रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चलो आगे देखो, इधर देखो, ऐसे समझो, जब अपने लोग दिल तोड़ते हैं ना तो बड़ा खतरनाक होता है, दूसरे लोग तोड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, देखो इधर, जब किसी सेल में, ये बताओ सेल के बाहर घोल होगा कि सेल के अंदर घोल होगा? ये बताओ। कोनो बैटरी लेना, बैटरी जो टार्चों में लगती है उसमें करिया एक पदार्थ भरा होता है, उसके बीच में डंडी होती है, देखो नहीं, काला क्या होता है? डंडा होता है। उसी डंडवा कहते हैं इलेक्ट्रोड, और जो करिया पदार्थ होता है वो घोल होता है। वही करता क्या, उसमें जाके आवेश क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। आए समझ में? अब देखो इधर, तो जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोनो बचवा सेल था, इस बेचारे सेल में इलेक्ट्रोड है, ऐसे होता है भैया। इसको फोड़ने के बाद तुम लोग देखोगे ना, ऐसे एकदम
लंबे लंबे क्षण होते दो ठो, एक ठो यहाँ होता प्लस, यहाँ क्या होता है, देखो ध्यान से। जब किसी सेल में, मान लो सेल है, बोलो साथ रहो, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, बोलो मत, चलो, प्लस से माइनस, इस सेल में करंट का फ्लो होने लगा, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इसमें कुछ भरा होगा ना। अभी दिखाया था भैया, दिखा दे रहा हूं फिर से, हाई से था, वही चीज बाहर दिखाया था, ऐसे तुमको दिखे मोतियाबिंद तुमको हो गया ना, इसलिए नहीं दिखता है। चल, हाई से सही है, इधर देखो, अब दिखा। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, इसी को हम कहते हैं दोनों प्लेटों के मध्य भरा क्या गया है, विलयन। क्या भरा गया है, विलयन का नाम क्या है, विद्युत। जब करंटवा इधरिए जाएगा तो जौन करीवा भरा हुआ ना, यह करीवा इसको रोकता है, कहते बच्चवा कहाँ जा रहे, तुम्हारे दोस्त हैं, तो कुछ रोकता प्रयास करता है। इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्ट के विलयन द्वारा धारा के मार्ग में क्या किया जाता है, रुकावट, अवरोध। उसी अवरोध को, उसी रुकावट को हम लोग कहते क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। यानी विलयन के द्वारा, किसी सेल में विलयन के द्वारा जो रुकावट पैदा होता है, उसी रुकावट हम लोग कहते क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग दिखाते छोटकवा आर से। किसे, छोटकवा आर से, इसलिए कहना ना, इसे छोटकवा आर से प्रदर्शित किया जाता है। डाल लो और चित्र भी बना लेना। चलो आगे देखो, चलो हम बात करते हैं दो चीज, लिखना बंद करो पर समझो। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में अंतर क्या होता है, दोनों होते क्या हैं। जब किसी सेल के अंदर उपस्थित विलयन द्वारा, यानी विद्युत अपघट्ट के विलयन द्वारा धारा के मार्ग में कुछ रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाए। अब अवरोध कैसे उत्पन्न किया जाएगा, उसी अवरोध को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, अवरोध कैसे उत्पन्न किया जाएगा, अगर विद्युत अपघट्ट का विलयनवा गाढ़ा रहेगा, तुम घर से कोचिंग आ रहे हो, सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा है, तो अवरोधवा ज्यादा कम है, सकलिया तेज चलो धीमे, तो रुकावट ज्यादा हुई ना, उसको क्या बोलोगे, आंतरिक। अब बताओ, अगर विलयनवा पतला हो, तनु हो, मैं कहते रहे परगोघा, हाँ अरे भैया उसमें चीनी मात्रा कम है, हाँ चलो साथ ठीक। बताओ उसमें करंट का फ्लो क्या होगा जी, थोड़ा बहुत नमक मिला हो, विलयन तनु है। अब बताओ करंट का फ्लो क्या होगा, तेज, यानी रास्ता क्या है, अब सकरी नहीं है, हाईवे है, ठीक। जब रास्ता हाईवे रहेगा, बताओ तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा ना कम जी, कम हो गया। मतलब बोलो मत, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह किसी विलयन के अंदर विद्युत अपघट्ट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और जो बाह्य प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है, किसी चालक तार में उसकी मार्ग में, किसी चालक तार में उसके मार्ग में होने वाली रुकावट को हम लोग कहते क्या है, बाह्य प्रतिरोध। फिर से, किसी चालक तार के अंदर मार्ग में रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध, और किसी चालक तार में उसके बाह्य परिपथ में रुकावट को हम लोग क्या बोलेंगे। अब ऐसा क्यों, अभी देख लो, देखो इधर, बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई पर। अगर हमारे घर के बगल में ट्रांसफार्मर, बोलो मत, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा जी, आर प्रोपोर्शनल है यल के,
आर प्रोपोर्शनल है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध क्या होगा, रुकावट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका कहने मतलब ही है, समझो, ये हमार घर है, हमार पतले बना दिए, और हमारे घरवे के जस्ट बगलिया में ट्रांसफार्मर है, समझा ध्यान से, ट्रांसफार्मर 4 तार गया है, 4 ठो। और ये भाई साहब, हमारे भाई साहब घर है, हाँ चलो बाहर नहीं, चलो ठीक। और भाई साहब का जो ट्रांसफार्मर है वह इनके घर से 4 किलोमीटर दूरी पर है। ट्रांसफार्मर खंभा पोल। चलो देखो ध्यान से, देखो, जब भाई साहब यहां से 4 किलोमीटर दूरी से अपने घर में किसी तार से करंट लाएंगे, उतने मोटा तार है, और उतने मोटे तार से हम खंभे बगल, हमें क्या चालाक है, हमारे घर जस्ट बगल में है। जब एक करंट लाएंगे तो इस करंट को यहां से यहां तक लाने में कुछ न कुछ बिजली यहाँ इस तार से, पोल से लंबाई बढ़ गई ना, लंबाई बढ़ने से रुकावट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ने से इनके घर में सप्लाई कम आएगी, इनके हमारे में क्या आएगी, वोल्टेज यहाँ कम आएगी, यहाँ पर क्या आएगा जी। तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, अगर बोलो मत, तुम लोग केयर किए होगे, दूसरा क्या है, आर प्रोपोर्शनल 1/A। ये मतलब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब है तरवा मोटक पतला, पतरका मोटका। अगर तरवा पतरका है तो तरवा में, नहीं तरवा का क्षेत्रफल, पत्थर का मतलब तरवा का क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल क्या है जी, अगर क्षेत्रफलवा कम रहेगा, क्षेत्रफलवा कम तो प्रतिरोध, इसीलिए समरसेबल जब चलाते हैं, लगाते हैं, तो वहां पर पतरका तार नहीं लगा, क्या लगाते हैं, मोटा तार केबल लगाते हैं। लगाए, मोड़ा चलाए, खुच गए, चला गया, जल गया, ठीक। लेकिन वही तार क्या लगा जी, अगर क्षेत्रफलवा ज्यादा, क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा है, तार क्या हो गया, तार हो गया मोटा। अब बताओ रुकावट कम कि ज्यादा, तार पतला होने मतलब रास्ता छोटा है, रास्ता छोटा है, साइकिल सही चला पाओगे, रुकावट ज्यादा। तार मोटा होने का मतलब ही है तार का क्षेत्रफल ज्यादा है, और तार का क्षेत्रफल ज्यादा होने का मतलब ही है कि अब रास्ता जो हाईवे है क्या है, अब साइकिल क्या होगा, रुकावट क्या होगा जी, रुकावट कम, तो प्रतिरोध क्या हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया ना, क्षेत्रफल जाने में प्रतिरोध क्या हो गया जी, कम हो गया। अब समझ में आया ना। तो 2 चीजों पर डिपेंड किया, कौन सा, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, विलयन की मात्रा पर। पल्ले पड़ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, उतार लो इतना पहले। चलो आगे लिखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग में आप लिखो, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, समझो। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, बहुत ध्यान समझो, पहला क्या है, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। समझाई दिया ना, अगर किसी विद्युत अपघट्ट की सांद्रता ज्यादा रहेगी, बताओ प्रतिरोध ज्यादा कम होगा, ज्यादा होना जी। अगर सांद्रता ज्यादा है यानी विलयन बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो रुकावट क्या होगा, ज्यादा। अगर सांद्रता बहुत ज्यादा होगी, बताओ प्रतिरोध क्या होगा जी, प्रतिरोध भी अधिक होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। आगे देखो, ये बात सही गलत, अगर सांद्रता बढ़ेगी तो रुकावट भी क्या होगा जी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जो हम जिस विलयन में हम इलेक्ट्रोड को डाल रहे हैं, जिस पात्र में इलेक्ट्रोड को डाल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे,
इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो बताओ, हमने बताया अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से दूरी में आने से उनको क्या होगा जी? बहुत ज़्यादा कठिनाई से दूसरे इलेक्ट्रोड के पास क्या होगा जी? पहुंचेंगे। यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम रहेगी तो रुकावट कम होगा, और इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी क्या हो गई? ज़्यादा, तो प्रतिरोध क्या हो गया? यानी अगर इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी अधिक करेंगे तब भी रुकावट क्या होगा? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंच ही नहीं पाएंगे बेचारे। चल तो निकल तो गए हैं लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि दूरी बहुत क्या है? आ रहा है। तीसरा, डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। अब देखो, यानी क्या? यानी ई है, ई है, ऐसे ई है, ई सही है ना? मान लो भैया, मान लो ऐसे लोडो लगा दो इसमें, कौन हो? ऐसे। अब देखो, डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, यानी जौन इलेक्ट्रोडों में डुबाया हूं, अगर ये मोटा रहेगा इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अगर इसका क्षेत्रफल तुम ज़्यादा कर दोगे तो क्षेत्रफल ज़्यादा करने से, बताओ, क्षेत्रफल ज़्यादा, रास्ता बड़ा, रास्ता चौड़ा, तो प्रतिरोध कम की ज़्यादा। क्यों? रीजन क्या है? अगर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ गया तो आयन ज़्यादा डेवलप करे कम, आयन ज़्यादा डेवलप करेगा, और जब आयन ज़्यादा डेवलप करेगा तो विलयन में आयनों की मात्रा ज़्यादा होगी। जब आयनों की मात्रा बढ़ेगी तो करंट की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। प्रतिरोध क्या होगा वहां पर? कम। आ रहा है ना? आगे, विद्युत अपघट्ट का ताप। अगर विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाएंगे, यानी जौन विलयनवश में डाले हैं, जौन विद्युत अपघट्ट का विलयन है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से विलयन तनु की मोटा, विलयन गाढ़ा पतला जी, पतला होगा ना? विलयन जब पतला होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ में आना? किसी कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम? ये बताओ, तुम लोग केयर किए होगे। अच्छा, ये बात तुमको नहीं समझ में आएगा। जब कोनो मकान बनता है, मकान या कोई मकान बन रहा हो, क्या छत की ढलाई हो रही, कुछ हो रहा हो, तो लोग वहाँ केयर करना। हम तो मान लो सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक ना? तो हमारा क्या है हम जानते हैं, ठीक? बोलो, मैं शांत रहो। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग मान लो कहीं कुछ किया आता काम, जब मकान की ढलाई की आती है, तो वहाँ पर जो पानी का टेम्परेचर लिया आता है, अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तब हम जब सीमेंट और किसका बालू रेता क्या बनाएंगे? पेस्ट बनाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसका बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए जब मकान की ढलाई की जाती है तो ऐसा पानी टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो जो बॉन्डिंग उसकी सही से नहीं होगी। पानी के टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, समझो ना? उसी चीज़ यहाँ पर भी है। लिखो अब तब पहला पॉइंट डालो, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता हो, डालिए विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, हेडिंग है, लिखो समय। आगे ही डालो, सेल का विद्युत वाहक बल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, इसको कर लेना वेरी 1000 बार इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? रिलेशन बिटवीन EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक?
सबका ध्यान इधर। अब 10 मिनट पहले समझो फिर लिखना। देखो, परिपथ है, आंतरिक प्रतिरोध जान ही गए। ये क्या है? ये क्या है? सब लोग बोलो साथ में, ये क्या है? ये क्या है? हे क्या है? इसी को हम लोग आते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलते हैं? हे क्या है? विद्युत वाहक। देखो, विद्युत वाहक बल क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सब जान लिए और अच्छे तरीके से जान लिए। अब हम विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है वो समझते हैं। देखो, जो बनाए वही लिखेंगे, लिखना मत कोई, समझा पहले। देखो, माना, लिखना किसी को नहीं है, माना किसी सेल का, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF बड़कवा E तथा बड़कवा E सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बोलो मत, सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटकवा R है तथा इसके साथ बाह्य परिपथ में, इसके साथ बाह्य परिपथ में, इसके साथ बाह्य परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R। अब यहां समझो ध्यान से, किसी भी सेल में बहुत मेन चीज बताने जा रहा हूं, किसी भी सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह बाह्य प्रतिरोध के साथ, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, किसी भी सेल में आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कौन क्रम में? ध्यान देना, तुमको लगेगा समांतर क्रम में। क्यों? जब करंटवा है आएगी वही करंटवा, समांतर मत मान लेना। इसीलिए लिख रहा हूं मैं यहां पर, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा बाह्य प्रतिरोध साथ कौन क्रम में जुड़ा होता है? हाँ, इसके साथ बाह्य परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक, अब तो क्या लिखेंगे बताओ। जब हे वाला भैया इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो परिपथवा का कुल रुकावट कितना होगा? परिपथ का कुल रुकावट R प्लस जुड़ा होता है। तो परिपथ में उत्पन्न कुल रुकावट अरे भैया सेल के अंदर वो रुकावट पैदा किया जाएगा विद्युत अपघट्यवा द्वारा। अगर है लंबाइया ज़्यादा है या चरक चरकवा मोटा है, उसके मोटाई या लंबाई के कारण बाह्य प्रतिरोध भी क्या करेगा? कुछ रुकावट पैदा करेगा। तो कुल रुकावट कितना हुआ? बड़का R प्लस छोटका। बतिया लो, अपना राज है, कोई दिक्कत नहीं। गधा, एक अक्षर भेंट नहीं है, दांत दिखा रहे हैं गधे। पूछ ले खड़े हो जाएंगे आराम से, समझाते हंसेंगे। हम आपके साथ डांस कर रहे हैं। ये देखो,
चलो तो हो गया ना। यदि लिखा हूं, यदि परिपथ का विद्युत वाहक बल E हो तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा, बोलो मत, परिपथ में बहने वाली कुल धारा बताओ। तो लोग जानते हो भाई साहब ओम जी के द्वारा आई बराबर बी आई, बी बराबर आई इंटू, तो आई बराबर क्या देगा बी अपन। तो हम कुल धरवा निकालेंगे, कुल धरवा यानी करंटवा आई, तो विद्युत वाहक बलवा कितना है ई बटे क्या लिखूंगा आर। अरे भैया हम निकाल रहे हैं बहने, परिपथ में बहने वाले कुल धारा, तो परिपथ में उत्पन्न कुल विद्युत वाहक लिख रहा हूं, परिपथ में उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ में उत्पन्न क्या जी कुल EM F बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, बोलो मत, एक को पल्ले पड़ेगा नहीं, परिपथ का क्या कुल, बताओ। अभी सेल को तुमने यूज नहीं लिया था, कुल बल कितना था E था ना, तो आई बराबर क्या गया E बटे R प्लस, इन भाई साहब को मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो समीकरण सही है, कुल बल बटे कुल प्रतिरोध। अब हम लोग जानते हैं ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम के नियमानुसार हम लोग जानते हैं V बराबर आई इंटू, तो आई बराबर क्या आ जाएगा V बटे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 तुलना कर, कहाँ करें इधर करते हैं, दिख रहा अभी, चलो समीकरण 1 तथा समीकरण कई 2 की तुलना करने पर